नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध का अर्थ होता है जिसका विषय पक्ष गौण होता है और भाव पक्ष महत्वपूर्ण होता है। अर्थात एक साधारण सी वस्तु को भी हम विषय मानकर उसको इस तरह से पेश करते हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही रोचक होता है। यह भी इसी प्रकार का निबंध है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। इस पाठ के द्वारा लेखक ने मनुष्य के सभ्यता और संस्कृति और पाषाण युग में मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति कैसी थी, उसे कैसे संघर्ष करना पड़ा था, इसकी कहानी उन्होंने कहा है। नाखून बार बार बढ़ जाते हैं और हम उसे काटते हैं, तो इसी पर आधारित लेखक ने कई तथ्यों का, कई सिद्धांतों का, कई बातों को उजागर किया है। और इस प्रकार इसकी व्याख्या करते हुए हम देखेंगे कि एक मामूली सा विषय नाखून को लेकर इन्होंने कितनी बातों का उद्घाटन किया है। नाखून हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग तो है, लेकिन इसका बढ़ना कोई जरूरी इसका बढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी यह बढ़ता है। इसी को आधार मानते हुए लेखक ने इस पाठ की रचना की है। तो अब हम देखते हैं लेखक का परिचय। इस लेख के निबंधकार हैं, लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक निबंधकार, एक आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म आरत दुबे के छपरा में ओझवलिया गांव में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता बहुत ही विद्वान, संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे और पिता की विद्वता और अध्ययनशीलता का असर हजारी प्रसाद के जीवन में दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं इनका कर्म क्षेत्र। इन्होंने हिंदी के अलावा साहित्य, संस्कृत, इतिहास, धर्म और दर्शन के बारे में गहन अध्ययन कर लिखा है। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व थी। भारतीय संस्कृति के बारे में इनका कहना है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति धर्म की देन नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई जातियां आई और संघर्ष करती रहीं, उसी का परिणाम है हमारी भारतीय संस्कृति। उनकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी जो कि वो भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझते थे। आगे उनकी भाषाओं में, कई भाषाओं में उनकी पकड़ थी। हिंदी के अलावे संस्कृत, बंगला, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में वे लिखते थे। आगे हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। वे एक सरल व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन वे उदार व्यक्ति थे। आगे हम देखते हैं उनकी कृतियां। उन्होंने कई निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, ग्रंथ लिखे और पत्रिका लिखे। तो क्रमशः हम देखते हैं उनकी कृतियां निबंध के रूप में। निबंध में उन्होंने अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब हैं। आगे है उपन्यास। वान भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। आगे देखते हैं उनका साहित्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास। उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे संदेश रासक, नाथ सिद्धों की बानियां और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को तो चंद्रवरदाई ने लिखा था, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप इन्होंने लिखा था। आगे पत्रिका है विश्व भारती। आगे उनको शिक्षा और साहित्य के लिए कई उपाधियां मिली थी। 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली थी और 1951 ईस्वी में इसी विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आगे 1949 ईस्वी में कवि साहित्य के गहन अध्ययन के लिए डी.लिट की उपाधि मिली थी।
उसके बाद हम देखते हैं कि 1957 ईस्वी में उन्हें शिक्षा और साहित्य में अपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया था। 1973 ईस्वी में उन्हें आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में 1979 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं इस पाठ की व्याख्या। अब हम इसकी व्याख्या की ओर जाते हैं। नाखूनों का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांतों का पुनः उगना, पलकों का झपकना, ये सभी हमारे शरीर में अनायास ही होते रहते हैं, खुद ब खुद होते रहते हैं। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न यदि बच्चे पूछते हैं तो हम इसका अचानक से क्या जवाब दे सकते हैं? हम निरीह प्राणी की तरह बन जाते हैं। तो इस लेख की शुरुआत में लेखक की बच्ची ने भी इसी तरह का प्रश्न किया कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न चक्कर में डाल देने वाले होते हैं, और जो व्यक्ति कम जानकार होते हैं वे तो बड़ा ही दयनीय प्राणी होते हैं, दयनीय जीव होते हैं। तो इसी पर आधारित यह लेख है, जिस लेखक कहते हैं कि हर 3-4 दिन में नाखून बढ़ जाते हैं और उसे हम काटते हैं। तो इस पर लेखक ने रोचक बनाने के लिए नाखूनों को बेहया और बेशर्म भी कहा है। तो क्योंकि ऐसे नाखून हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, हम उसे काटते हैं और वे बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे बेहया और बेशर्म निर्लज अपराधी इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे नाखून को इन्होंने मनुष्य के जैसा संबोधन किया है। मनुष्य जब कुछ गलत कार्य करता है, जो अपराधी होता है उसे हम निर्लज अपराधी कह सकते हैं, और जो बेशर्म किस्म के लोग होते हैं उसे हम बेशर्म कहते हैं। तो यहाँ पे बार बार नाखून जो बढ़ जाते हैं, तो लेखक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर इसे रोचक बनाने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं, अगला जो परिच्छेद है वह और ही रोचक है। उसमें लेखक ने मानव सभ्यता के विकास की कहानी इस नाखून के माध्यम से कहा है। लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य जब जंगलों में रहता था, तब उसका जीवन बड़ा कष्टकर था। वह जंगली जानवरों के बीच रहता था और उस जंगली जानवरों से सामना होता था। वह अपने जंगली जानवरों से वह लड़ता था, झगड़ता था, और इसी नाखून और दांत की बदौलत नाखून उस समय उसके अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो धीरे धीरे इन नाखूनों ने नाखून रूपी अस्त्र की जगह कई दूसरी चीज़ों ने ले लिया। जैसे धीरे धीरे मनुष्य पत्थर का प्रयोग करने लगा, पेड़ की डालों का प्रयोग करने लगा, उसके बाद हड्डियों से भी औजार बनाए गए। फिर उसने बंदूक, कारतूस, तोपों और बमों, एटम बमों, न जाने क्या क्या अस्त्रों का आविष्कार किया, और आज इस नाखून रूपी अस्त्र की जगह करोड़ों शक्तिशाली, उससे कई गुना करोड़ों शक्तिशाली अस्त्रों ने अपनी जगह बना ली है। तो अब नाखूनों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नाखून बढ़ते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वे कह रहे हो कि आज भी तुम वही जंगलों में विचरण करने वाले नख दंतावलंबी जीव हो। नख दंतावलंबी का कहने का अर्थ हुआ कि नख और दांतों पर निर्भर रहने वाले प्राणी आज भी तुम वही हो। आगे लेखक कहते हैं, लाखों वर्ष पूर्व नाखूनों को सजाया संवारा जाता था। उसे कई आकारों में काटा जाता था और सजाया जाता था, जो आज भी बरकरार है। आज भी नाखूनों को सजाया और संवारा जाता है। आगे लेखक कहते हैं सहजात वृत्तियाँ। सहजात वृत्तियाँ का अर्थ होता है जो जन्म के साथ ही कुछ ऐसे
व्यवहार हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे वही है नाखून का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांतों का पुनः उगना और पलकों का झपकना, इन सभी पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, यह स्वतः होते ही रहते हैं। तो कभी भी हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, कभी हम सोचते नहीं हैं कि हमारे नाखून कैसे क्यों बढ़ते हैं, हमारे बाल क्यों बढ़ते हैं, पलके अपने से झपकती कैसे हैं, दांत पुनः कैसे उगाते हैं। हम कभी इन प्रश्नों का जवाब नहीं ढूंढते हैं, सोचते ही नहीं हैं। प्रश्न का जवाब ढूंढना तो दूर की बात है, हम सोचते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है और उसे काट देना मनुष्यता की निशानी। मनुष्य हमेशा अपनी पशुता को हटाना चाहता है, पशुता को खत्म करना चाहता है और अपनी मनुष्यता का विकास करना चाहता है। लेकिन ये नाखून है बढ़ते हुए, ऐसा लगता है नाखून का बढ़ने से कि पशुता कभी खत्म नहीं होगी। इसका उदाहरण है मनुष्य कभी वर्षों पहले बहुत ही बर्बर था, जंगली था, लेकिन उसकी बर्बरता आज भी समाप्त नहीं हुई है, उसकी पशुता आज भी वैसे ही की वैसे ही है। जब पशुता हावी होती है, बर्बरता हावी होती है, तब मनुष्य हिरोशिमा नागासाकी जैसे बम कांड करता है, यह मनुष्य पशुता की निशानी है। आगे लेखक कहते हैं कि मनुष्य के आदर्श क्या होने चाहिए। मनुष्य के आदर्श, हम पुरानी जो परंपराएं हैं, पुराने जो आदर्श हैं, उसकी अच्छाइयों को ले लें और नए जो हैं उसकी अच्छाइयों को ले लें, अर्थात पुराने आदर्श और नए जो हैं उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके हमें जीवन जीना चाहिए। पुराने आदर्श के लिए लेखक कहते हैं कि बंदरिया का स्वभाव होता है कि वह अपने मरे हुए बच्चे को भी गोद में लेकर घूमती रहती है, वह मरे हुए बच्चे के मुंह से ऊपर नहीं पाती है। तो यह हमारा आदर्श कभी नहीं बन सकता है। हम मरे हुए लोगों का त्याग करते हैं, यही हमारा आदर्श है। तो जो पुरानी चीजें अच्छी हैं उसे ही ग्रहण करना चाहिए और जो नई है, नए के बारे में उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जो लोग अनुसंधानकर्ता लोग जो अनुसंधान करते हैं, वे अपना सब कुछ लुटाकर यदि अनुसंधान की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि पुरानी चीजें या नई चीजें, पुरानी बातों को भी हमें परख लेना चाहिए और नई बातों को भी हमें परख लेना चाहिए। परखने के बाद ही उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। मूर्ख लोग पुराने या नए सिद्धांतों को बिना सोचे समझे अपने जीवन में लागू करते हैं और वे परेशानी मोल लेते हैं। तो इस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि हमारे देश में कई प्रकार की जातियां आई और आपस में लड़ती रही, झगड़ती रही और बाद में प्रेम से बस भी गई। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य का सामान्य धर्म है कि वह क्रोध न करे, सत्य के साथ रहे और किसी के साथ दुश्मनी न करे। सभी धर्मों, सभी वर्णों, सभी जातियों के लोगों को यह अच्छा लगता है कि वह दुश्मनी के साथ नहीं जी सकता है, उसे प्रेम से रहना पसंद है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य का आदर्श होना चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है कि निर्भय, सत्य और अक्रोध ये सभी वर्णों का सामान्य धर्म है, अर्थात दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना नहीं रखनी चाहिए और सत्य के साथ जीना चाहिए। और तीसरा है अक्रोध। अक्रोध का अर्थ होता है क्रोध नहीं करना, हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए। क्रोध विनाश का कारण बनता है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। और यह भी है कि मनुष्य जो अपनी मन, वाणी और कर्म से जो गलत आचरण करता है, उसे सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों के लोग उसे गलत आचरण ही मानते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य मात्र का सामान्य धर्म है सत्य, क्रोध नहीं करना और सभी जीवों से प्रेम करना, दुश्मनी की भावना नहीं रखना।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य इन सभी चीज़ों का पालन कैसे करता है। वह अपने आदर्श, अपने स्वनिर्मित बंधनों के कारण यह सब कर पाता है। वह अपने लिए कुछ आदर्श तय किए हुए है, इसीलिए वह इन सभी चीज़ों को पसंद करता है। मनुष्य अपने लिए स्व का बंधन निर्धारित किए हुए है। यहाँ पे लेखक स्व के बंधन के लिए एक उदाहरण देते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इंग्लिश में उसे इंडिपेंडेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंस का हिंदी अर्थ होना चाहिए अधीनता, पर हम लोग स्व के बंधन में इतने बंधे हुए हैं कि स्वाधीनता, स्वराज और स्वतंत्रता सभी में स्व का बंधन हम लोगों ने लगाया। तो इस तरह हम स्व के बंधन से बंधे हुए हैं, अपने लिए खुद हमने अपना आदर्श तय किया है। आगे लेखक कहते हैं कि आत्मनिर्मित बंधन हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। स्वनिर्मित बंधन, आत्मनिर्मित बंधन, अपने लिए जो हमने बंधन स्वीकार किया है वह हमारी संस्कृति की विशेषता है। आगे लेखक कहते हैं अगले परिच्छेद में कि सुख क्या है। सुख के बारे में बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ, और ये उत्पादन बढ़ाओ, फैक्ट्री लगाओ, संपत्ति बढ़ाओ, पूंजी कमाओ। लेकिन ये सभी एक बूढ़े को ये सब कहना अच्छा नहीं लगता है। उनकी सोच अलग है। वे कहते हैं कि अपने अंदर देखो, अर्थात बाहर मत देखो, बाहर क्या है, अपने अंदर देखो, अपने आप को झांक लो, तुम्हारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसे देखो। प्रेम की बात करो, प्रेम हमारे अंदर होता है, प्रेम से जीवन जियो, सत्य का साथ दो, परिश्रम करो, मेहनत करो और अपना कर्म करो, मित्रता, त्याग, तपस्या का सहारा लो। तो इस प्रकार हमें अपने अंदर अपने मनुष्य गुणों की ओर देखना चाहिए। हमारे जो गुण है, मनुष्यता का गुण, उसका विकास करना चाहिए। खुद ब खुद हमें सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, हमारा जीवन तभी सार्थक हो जाएगा। हमें अनुशासन में रहना चाहिए। उच्च श्रृंखलता तो पशु का गुण होता है, उद्दंडता पशु का गुण होता है। उद्दंडता का त्याग कर हमें अनुशासन में रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। लेखक कहते हैं कि इस बूढ़े में कितनी गहरी सोच थी, कितनी गहराई की बात इन्होंने की थी, लेकिन इनकी बातें लोगों की समझ में नहीं आई, उन्हें गोली मार दी जाती है। तो ये कोई और नहीं थे, ये महात्मा गांधी थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर हमें हमारे देश की आज़ादी कराई थी। उनके सिद्धांतों पर चलना मनुष्य को बहुत ही मुश्किल लगता है। सत्य का सहारा लेना, मेहनत करना, अपने आप को संतुष्ट करना, प्रेम से रहना, दूसरे के सुख दुख में भागीदारी लेना और अनुशासन में रहना, तो ये सभी चीज़ें मनुष्य के जीवन की सार्थकता की ओर ले जाती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि बच्चों को हमें क्या सीख देना चाहिए। बच्चों को हमें सीख यही देना चाहिए कि जो हमने आत्मनिर्मित जो बंधन बनाए हुए हैं उसी के आधार पर हम जीवन जिए, और बच्चों को यह सीख जरूर देना चाहिए कि त्याग और तपस्या का परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे त्याग करें और तपस्या करें, तभी उनका जीवन सार्थक सफल हो सकता है। आगे है सफलता और चरितार्थता, इन दोनों में लेखक ने अंतर बताया है। हम सफलता का अर्थ लगाते हैं कि हमारे पास कितनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए हमारे पास मारन अस्त्रों का संचय हमने कितना कर लिया है, और हमारे पास बाह्य उपकरणों की अधिकता कितनी है, हम इसी को अपनी सफलता मानते हैं। लेकिन वास्तव में यह सफलता नहीं है। सफलता तो जो जीवन को सार्थक बनाए, अर्थात त्याग, तपस्या, मित्रता, संवेदना, सत्य, इन सभी चीज़ों में जीवन की सार्थकता है। आगे लेखक इसको नाखून से जोड़कर कहते हैं कि नाखून का बढ़ना अंत सहजात वृत्ति है जो कि सफलता की ओर ले जाती है। सफलता यानी कि मारन अस्त्रों का संचय।
और सार्थकता, अर्थात जब हम नाखून को काट देते हैं तब हम अपनी सार्थकता की ओर बढ़ते हैं, हमें सफलता वास्तविक सार्थक हम तभी हो सकते हैं जब हम अपने नाखून को, बढ़े हुए नाखून को हम काटते हैं। इस प्रकार सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर बताया है। आगे लेखक कहते हैं, अंत में लेखक कहते हैं कि प्रेम, मित्रता, त्याग और लोक कल्याण की भावना रखना ही जीवन को सार्थक बनाता है। नाखूनों का बढ़ना अंत सहजात वृत्ति का परिणाम है जो सफलता लाना चाहती है, अर्थात सफलता अर्थात मारण अस्त्रों का संचय और बाह्य उपकरणों की अधिकता करना। दूसरा है नाखूनों को काटना, यह स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थता की ओर ले जाता है। चरितार्थता का अर्थ होता है सार्थकता की ओर जो हमें ले जाता है। आगे निष्कर्ष के तौर पर लेखक कहते हैं कि नाखून तो बढ़ते ही रहेंगे और हम मनुष्य उसे काटते ही रहेंगे। हम अपनी पशुता बर्बरता को छोड़ना चाहते हैं, पर यह तो इस पर हम हावी हो सकते हैं, लेकिन यह तो बढ़ते रहेगा और हम इसे काटते ही रहेंगे। तो आज नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी व्याख्या यही समाप्त होती है। यदि मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता हो और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।